हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। आई एम गौरव राव, योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 16 जो कि है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा सबसे पहले बच्चों रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ा, हमने 16.1 एक्सरसाइज सोल्व की। फिर हमने बेटा इवेंट्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट इवेंट्स किस प्रकार के हो सकते हैं, सिंपल, कंपाउंड, ये सारे इवेंट्स के बारे में पढ़ा और 16.2 के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए। फिर हमने एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, जो एक्जियोमेट्रिक अप्रोच थी प्रोबेबिलिटी की, वो और कुछ एग्जाम्पल सोल्व किए। आज हम बेटा एक्जियोमेट्रिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड जो एक्सरसाइज है आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 16.3, इसको कवर करने वाले हैं। बहुत आसान चैप्टर है, बस मैं जैसा कि बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ, दिमाग के सारे दरवाजे खोल के रखो, एकदम सिंपली आपसे सोल्व हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है आपको ना सैंपल स्पेस दिया है और उनकी प्रोबेबिलिटीज दी है यहाँ पर। तो आपको कह रहा है कौन सा इनमें से वैलिड असाइनमेंट है। तो वैलिड असाइनमेंट के लिए कंडीशन क्या होती है, एक तो सारी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1 हो, प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव होनी चाहिए और उनका सम जो है सबका मिला के 1 आ जाना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन वेरीफाई करनी है। पहला असाइनमेंट देखूं तो बेटा सारी पॉजिटिव है, सारी 0 से बड़ी 1 से छोटी हैं और इनका मैं अगर सम करूं, ठीक है, अगर इनका सम करेंगे तो 6 और 2 8 और 1 9 0.9 प्लस ये वाली तीनों ये चारों मिला के 5 3 8 1 9 1 10 0.10, ठीक है, यहां से आ रहा है 1। तो बेटा ये पहला असाइनमेंट मेरे को साफ साफ पता चल गया वैलिड है। दूसरे में सारी पॉजिटिव है बेटा, सारी 0 से बड़ी हैं, सारी 1 से छोटी हैं। इनका सम करूं अगर मैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/7 यहाँ से 1 आ रहा है, तो मेरे को पता चल रहा है कि ये एक वैलिड असाइनमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देखूं बेटा इनका, अगर मैं सारी पॉजिटिव है, सारी 0 से बड़ी है, सारी 1 से छोटी हैं, अगर इनका अब सम करने जाएं, ठीक है, 7 और 6 13, 13 5 18, 4 22, 3 25, 25 2 27 और 1 28, 2.8 विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो बेटा ये वैलिड नहीं हो सकता, दिस इज नॉट वैलिड। इसे नेक्स्ट में देखूं तो ये वाली प्रोबेबिलिटी और ये वाली प्रोबेबिलिटी मेरे को नेगेटिव दिख रही है, नेगेटिव दिखते ही तो मैं सीधे लिख दूंगा बेटा नॉट वैलिड, सम वगैरह वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उससे अगले क्वेश्चन में देखें तो पॉजिटिव तो है, लेकिन लास्ट वाली को देखते ही मेरे को दिख गया ये खुद में ही ये 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी आ गई है, और कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी तो हो नहीं सकती। तो ये असाइनमेंट भी बेटा आपका हो जाएगा नॉट वैलिड, ये असाइनमेंट वैलिड नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अ कॉइन इज टॉस ट्वाइस, 2 बार एक कॉइन को टॉस किया है, तो सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल। अब कह रहा है प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल का क्या मतलब है बेटा, कि या तो 1 टेल हो या फिर 2 टेल हो। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब ये हुआ, 1 टेल वाले केस ये है, 2 टेल वाला केस ये है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास, फेवरेबल आउटकम्स हो गए हैं बेटा 3। ठीक है, टोटल आउटकम्स कितने, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स है, 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 टेल क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम 3/4। ये हो गया आपका आंसर, एकदम सिंपल। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग इवेंट। एक डाई फेंका है तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स हो गए आपके 6। ठीक है, आउटकम्स हो गए हैं 6 मेरे टोटल। अब ये कह रहा है अब प्राइम नंबर विल अपीयर। प्राइम नंबर इसमें कौन कौन सा है बेटा, प्राइम नंबर है 2 3 और 5, 2 3 और 5 ये प्राइम नंबर है बेटा। 1 प्राइम नंबर नहीं है, ये याद रखना, 1 प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं है। तो 2 3 5 3 प्राइम नंबर आ गए, इनकी प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, गेटिंग प्राइम नंबर। ठीक है, 3 प्राइम नंबर है, फेवरेबल आउटकम 3 हो गए, टोटल आउटकम 6 हैं, 1/2 आ गई। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर। ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 मतलब 3 4 5 6, फेवरेबल आउटकम कितने हुए,
4, टोटल आउटकम है 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 4/6। क्लियर है भाई? 3 खुद भी इक्वल टू 3 भी बोल रहा है, 3 खुद और 4, 5, 6, ये 4 नंबर हो गए, तो 4/6। थर्ड क्या कह रहा है? नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1। बेटा लेस देन 1 तो कुछ है ही नहीं, इक्वल टू 1 हो सकता है अकेला 1, ठीक है? इक्वल टू 1 तो अकेला 1 है ही, तो फेवरेबल आउटकम आया आपके पास 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन इक्वल टू 1, ये क्या आ जाएगा? 1/6, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं? नंबर मोर देन 6 विल अपीयर। एक डाइस में 6 से ऊपर कुछ हो सकता है ना, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 0, फेवरेबल आउटकम 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 6 नंबर की हमारी 0/6 मतलब 0। नेक्स्ट पार्ट, अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर। कोई भी नंबर 6 से छोटा, 6 से छोटे 1, 2, 3, 4, 5, फेवरेबल आउटकम आपके पास आ गए बेटा 5, तो अ नंबर लेस देन 6 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 5/6। क्लियर है? इतना सिंपल सा है, एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड। एक पैक है 52 कार्ड्स का। आपको पता ही है कार्ड में बेटा 4 हमारे क्या होते हैं, 4 कलर, 2 कलर्स होते हैं, और हमारे क्या होता है, देखो एक होता है हार्ट, इस तरीके का होता है हार्ट, जिसको हम हिंदी में पान बोलते हैं, ये आपका रेड कलर का होता है, ठीक है? दूसरा आता है आपका डायमंड, इस तरीके का होता है डायमंड, इसको हिंदी में ईंट बोलते हैं, ठीक है? और ये भी रेड कलर का होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्लब, कुछ ऐसा सा दिखता है, ये क्लब बोलते हैं इसको, हिंदी में चिड़ी बोलते हैं, इसका कलर होता है ब्लैक, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका कुछ ऐसा सा होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं स्पेड, हिंदी में बोलते हैं बेटा हुकुम, ठीक है? और ये इसका भी कलर होता है ब्लैक। तो ये बातें अच्छे से आप लोग जान लो, क्लियर है? ये बातें बिल्कुल अच्छे से जान लो। ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन। तो 52 कार्ड्स का पैक है, तो सैंपल कह रहा है पहले पार्ट में, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन सैंपल स्पेस। बेटा सैंपल स्पेस में 52 ही तो पॉइंट्स होंगे भाई, 52 कार्ड्स है तो 52 सैंपल पॉइंट्स होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्लियर है? अगला कह रहा है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एस ऑफ स्पेड्स। बेटा स्पेड माने हुकुम, 13 कार्ड है इसके, और एस तो इकलौता ही है, ठीक है? तो फेवरेबल आउटकम आपके पास, फेवरेबल आउटकम आ गया ओनली 1, फेवरेबल आउटकम इस केस में ओनली 1, टोटल आउटकम 52 हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस ऑफ स्पेड ये आ जाएगी मेरी 1/52। सिंपल है बेटा, एस माने इक्का, हुकुम का इक्का, एस ऑफ स्पेड एक ही तो इक्का होता है, तो 1/52, 52 में से निकाल रहे हो, ये 1/52 आएगी। नेक्स्ट, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस, केवल एस। तो बेटा हर उसमें क्या है, हार्ट का भी एक इक्का है, डायमंड का भी एक इक्का है, क्लब का भी एक इक्का है, स्पेड का भी एक इक्का, टोटल एस हो गए 4। तो फेवरेबल आउटकम हमारे, फेवरेबल आउटकम आ गए बेटा 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस क्या हो गई? 4/52, सी के फर्स्ट पार्ट में। सी के सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? ब्लैक कार्ड, टोटल ब्लैक कार्ड बेटा 13 ये ब्लैक कार्ड, 13 ये ब्लैक कार्ड, टोटल ब्लैक कार्ड हो गए 26। तो फेवरेबल आउटकम आपके पास आ गए 26। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड कितनी हो गई? 26/52, ठीक है? इसको फर्दर सोल्व करके भी लिख सकते हो, इसमें भी बेटा तुम 1/13 लिख सकते थे इसको, ठीक है? इसमें भी इसको 1/2 लिख सकते हो। क्लियर है? एकदम सिंपल। नेक्स्ट पर चलें।
अ फेयर कॉइन विद मार्क्ड 1 ऑन वन फेस एंड 6 ऑन अदर फेस। कॉइन को जो मार्क किया है तो सैंपल स्पेस ऑफ कॉइन क्या हो गया, एक फेस पर 1 है, दूसरे पर 6 है, ये दो चीजें हैं। अदर एंड अ फेयर डाई आर बोथ टोस्ट, तो सैंपल स्पेस ऑफ डाई क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से जानते हो, तुमने कॉइन को भी थ्रो किया है, तुमने इसको भी थ्रो किया है, तो इसमें 2 आउटकम है, इसमें 6 आउटकम है, तो टोटल आउटकम आने वाले तुम्हारे पास 2 × 6 12। चाहो तो लिख भी सकते हो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, लिख दो सैंपल स्पेस 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, और फिर तुम्हारा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये तुम्हारा सैंपल स्पेस हो गया। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी निकाल लिया, तो तुम्हें टोटल आउटकम 12 आएंगे। 12 के 12 को मैंने लिस्ट भी कर लिया। अब ये कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 3। सम जो है ये 3 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 3, सम 3 कब, केवल इस केस में दिख रहा है बेटा मेरे को, और कहीं भी मेरे को सम 3 नहीं दिख रहा, देख लो कहीं भी। इससे बड़े पे सम 3 से ज़्यादा हो गया, इससे कम पे सम 3 से कम है, और इसमें तो हो ही नहीं सकता। तो 1/12 हो गई प्रोबेबिलिटी। एक ही फेवरेबल आउटकम है बेटा, ठीक है, और टोटल आउटकम 12 थे, तो 1/12 हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सम इज 12, सम आ जाए आपका 12। सम 12 का केवल बेटा ये केस दिख रहा है जिसमें 6 6 दोनों केस आ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी जब सम 12 आ जाए तो ये भी मेरे को पता चल रही है 1/12। क्लियर है, दोनों की ही सेम प्रोबेबिलिटी आ रही है, 3 सम आने की और 12 सम आने की प्रोबेबिलिटी बेटा आपकी आ रही है 1/12। ठीक है, नेक्स्ट देयर आर 4 men and 6 women, 4 men 6 women, ठीक है, ओके। इफ 1 काउंसिल मेंबर इज सेलेक्टेड फॉर कमेटी एट रैंडम, ओनली 1 काउंसिल मेंबर सेलेक्ट करना है बेटा, तो या तो मैन सेलेक्ट होगा या विमेन, और के केस में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है प्लस। ठीक है, तो टोटल आउटकम आपके आ गए 10, टोटल आउटकम हो गए हैं 10। अब ये कह रहा है हाउ लाइकली इज दैट इट इज अ विमेन, विमेन होने के चांसेस कितने हैं, तो फेवरेबल आउटकम आपके पास हो गए 6 विमेन है तो फेवरेबल आउटकम हो गए 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ विमेन कमेटी में क्या हो गया 6/10। क्लियर, इसको लिख देना 3/5 भी लिख सकते हो 2 से कट करके। तो सिंपली टोटल आउटकम देखे, फेवरेबल आउटकम मेरे को पता ही चल गया। विमेन के केस में भाई 6 की 6 विमेन में से कोई भी एक सेलेक्ट हो सकती है, तो 6/10। क्लियर है, नेक्स्ट अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, एक कॉइन को बेटा 4 बार उछाला है। 4 बार उछालने का सैंपल स्पेस लिख लो पहले, तो सैंपल स्पेस लिखा मैंने हेड 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 हेड, फिर हेड 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 टेल। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे हेड हेड टेल टेल, फिर हेड टेल टेल टेल। ठीक है, फिर आएगा आपका हेड टेल हेड टेल। ठीक है, फिर आ जाएगा हेड टेल टेल हेड। ठीक है, फिर क्या आएगा आपका इसके बाद 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हेड टेल टेल हेड, यहां तक क्लियर हो गया। फिर आ जाएगा आपका हेड टेल हेड हेड, हेड टेल हेड हेड। ठीक है, अब एक और केस क्या बनेगा इसमें, इसके बाद बन जाएगा हेड हेड और टेल हेड, ऐसे बन जाएगा हेड हेड टेल हेड। क्लियर, नेक्स्ट इसके बाद क्या केस बनेगा बेटा, टेल 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 हेड, टेल टेल हेड हेड, टेल हेड। ये हमने पहले भी एक एक्सरसाइज में ये लिखा था। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा टेल हेड टेल हेड, टेल हेड हेड टेल, टेल हेड टेल टेल, टेल टेल हेड टेल। ये 16 आउटकम हो गए बेटा 4 कॉइन में। ठीक है,
ये चार, एक कॉइन को 4 बार उछाला, ये 16 आउटकम हो गए। अब ये क्या कह रहा है, ए पर्सन 1, अगर हेड आता है तो वो पर्सन 1 रुपया जीतता है, तो हेड का मतलब है +1 रुपीज के टर्म्स में, और टेल आता है तो 1.5 रुपीज हार जाता है, तो टेल का मतलब है -1.5। ठीक है, टेल का मतलब है -1.5। From the sample space, calculate how many amounts of money you can have after 4 tosses and probability of getting all these amount। तो बेटा कितना अमाउंट हो सकता है और इन सब की प्रोबेबिलिटी भी बतानी है आपको। तो हो सकता है बेटा चारों हेड आ जाए, चारों हेड में बेटा वो 1-1 रुपया जीतेगा, चारों हेड में 1-1 रुपया जीतेगा, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ₹4, चारों हेड के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 4 रुपीज क्या आएगी, और एक ही केस है 1/16 हो जाएगी, तो एक अमाउंट आ गया 4 और उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/16, और ये विनिंग 4 है बेटा। नेक्स्ट हो सकता है चारों टेल आ जाए बेटा, चारों टेल आएगा तो बेटा 6 रुपीज, 1.5 × 4, 6 रुपीज लूज कर देगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹6, ठीक है, ये भी हो जाएगी 1/16, ये भी हो जाएगी 1/16। अब क्या हो सकता है नेक्स्ट केस कि 2 हेड और 2 टेल आ जाए बच्चे, 2 हेड और 2 टेल, ठीक है, 2 हेड आएंगे तो 2 रुपीज जीतेगा, 2 टेल आएंगे तो -3 हो जाएगा, मतलब -1, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹1, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹1। 2 हेड और 2 टेल का केस है बेटा, ध्यान से देखो, 2 हेड 2 टेल, ठीक है, 2 हेड 2 टेल, 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 ठीक है। तो यहां पर कितने केस आ गए तुम्हारे पास 2 हेड 2 टेल के, मेरे पास केस बन रहे हैं बेटा 6, 1 2 3 4 5 6, यही केस है हमारे पास, ठीक है। 2 हेड 2 टेल के केस आ गए 6, तो लूजिंग 1 की प्रोबेबिलिटी हो गई 6/16 बेटा, क्लियर है। नेक्स्ट, अब क्या हो सकता है बेटा, 3 हेड्स और 1 टेल हो, 3 हेड 1 टेल, 3 हेड मतलब +3, 1 टेल मतलब -1.5, तो ₹1.5 को जीत रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1.5, ठीक है। अगर बेटा 3 हेड्स आ जाएं 1 टेल आ जाए, 3 हेड्स और 1 टेल, एक केस 3 हेड्स 1 टेल, 2 केस, 3 केस, 4 केस। ये 4 केस में मेरे को दिख रहा है बेटा ब्लू कलर से जो मैंने डिनोट करे हैं, ठीक है, इन 4 केसेस में दिख रहा है 3 हेड है 1 टेल है, 3 हेड 1 टेल के केस में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग 1.5, तो 4/16, क्लियर। नेक्स्ट देखो, अब आ जाए बेटा 3 टेल्स आपके पास, 3 टेल्स का केस में क्या होगा, 1 हेड और 3 टेल, तो +1 -4.5, मतलब लूजिंग, ये आ गया -3.5, लूजिंग ₹3.5। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 3.5 निकालोगे, लूजिंग 3.5, इसके कितने केस हो जाएंगे बेटा, 1, ठीक है, 2 3 4, ये 4 केस हो जाएंगे। इन चारों केसेस में 3.5 रुपीज लूज कर रहा है, तो 4/16, क्लियर है, देख लो भाई। और हम देख रहे हैं कि सारे कवर हो गए, तो इनका सम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी भी 1 आ जाएगी, क्लियर है, सिंपल एकदम। चलो नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा। तो बस दिमाग के दरवाजे खोलने, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। 3 कॉइन्स आर टोस्ट वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। 3 कॉइन को टोस्ट किया है, तो सैंपल स्पेस लिख लो। सैंपल स्पेस लिखोगे हेड 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 टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, इसके बाद टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल।
एक का लिख के मैं तो हमेशा ऐसा करता हूं, फिर एच को टी से रिप्लेस करता हूं, फटाफट आ जाता है मेरा सैंपल स्पेस। ठीक है, ये मेरा सैंपल स्पेस आ गया। अब ये कह रहा है 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम है बेटा 8, 3 हेड तो ओनली 1 केस में है, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स, फर्स्ट पार्ट का आ गया 1/8। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 हेड, 2 या 2 से ज्यादा, एटलीस्ट 2 का मतलब हुआ 2 या 2 से ज्यादा, 1 2 3 4, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा, एटलीस्ट 2, तो 1 2 3 और 4। ठीक है बेटा, इसमें क्या आ गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ अच्छा पहले तो 2 हेड्स पूछा है बेटा, 2 हेड्स पूछेगा तो 2 हेड्स के केस में तो हो गई 1 2 3, ये आ गई 3/8। ठीक है, थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड, मतलब इस बार इसमें 2 वाले में 3 वाला भी ऐड करना है, तो वो हमने जो पिछली बार काउंट किया था 4/8। फोर्थ पार्ट एट मोस्ट 2 हेड, कलर चेंज कर लेता हूं बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 2 हेड्स, कि 2 तो मैक्सिमम है, या तो 0 हेड हो या 1 हेड हो या 2 हेड हो। तो 0 हेड का 1 2 केस, 3 केस बेटा, ठीक है, 4 केस, 5 केस, एटमोस्ट 2 हेड्स, और ये 6 केस। एटमोस्ट 2 हेड के केस में क्या आ गया आपका, ये सारे केस हो गए, अच्छा ये भी तो आ गया, केवल ये बचा हेड 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 वाला बचा, ये 7 केस आ गए बेटा, एटमोस्ट 2 हेड में 7/8 हो गई। क्लियर, एटमोस्ट 2 हेड में बेटा 7/8 आ गई। नेक्स्ट, नो हेड, कोई भी हेड ना हो, कोई भी हेड केवल एक केस में नहीं है, तीनों टेल के केस में बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड कितनी हो गई 1/8। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 3 टेल्स, 3 टेल बेटा एक ही केस में दिख रहा है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स हो गई 1/8। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, एग्जैक्टली 2 टेल, एग्जैक्टली 2 टेल, एक केस 2 केस 3 केस बेटा, तो 7th पार्ट में एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1 2 3, 3/8। ठीक है, 2 टेल्स हमें केवल 3 केस में दिख रहे हैं, तो बेटा 3/8 हो गई। नेक्स्ट, नो टेल, बेटा नो, कोई भी टेल हो ही ना, केवल हेड 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 वाले केस में नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल हो जाएगी 1/8। 9th पार्ट, एट मोस्ट 2 टेल्स, या तो 0 टेल हो या 1 टेल हो या 2 टेल हो, एटमोस्ट 2 टेल में तीनों टेल वाला केस हटेगा, बाकी 7 बनेंगे, तो एटमोस्ट 2 टेल में आ जाएगा 7/8। बस तुमने सैंपल स्पेस को देखना है और देखना है पूछ क्या रहा है, उससे तुम्हारे आंसर आते चले जाएंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी दी तुम्हें 2/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नोट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए, ये हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये तो गिवन है 1 माइनस 2/11, ठीक है, यहां से आ जाएगा 9/11। तो ए होने की प्रोबेबिलिटी 2/11 थी, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 9/11, दोनों का मिला के सम 1 आ ही रहा है, वेरीफाई हो गया मेरा। क्लियर, नेक्स्ट देखो बेटा, अ लेटर इज चूजन एट द रैंडम फ्रॉम द वर्ड असैसिनेशन, इसके सैंपल, पहले इसमें देखो मैं टोटल लेटर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल आउटकम हो गए बेटा 13। ठीक है, अब इसमें देखो वोवल कितने हैं, तो वोवल कितने हैं बेटा इसमें 1 2 3 4 5 6, वोवल्स है 6, फेवरेबल आउटकम हो गए बेटा मेरे 6, तो वोवेल आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वोवेल कितनी हो गई 6/13। ठीक है, कोई सा भी वोवेल आ जाएगा इनमें से। नेक्स्ट,
कॉन्सोनेंट, जब वोवल 6 हैं, टोटल 13 है, कॉन्सोनेंट बचे 7, तो फेवरेबल आउटकम हो गई मेरा 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कॉन्सोनेंट कितनी हो गई बच्चे? 7/13, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर एकदम? नेक्स्ट, इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर 1 to 20। 1 to 20 में से 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स को चूज कर रहा है बेटा, तो कितने कॉम्बिनेशन को चूज कर सकता है वो हो जाएगा 20C6। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 20C6, नंबर ऑफ वेज टू चूज हो जाएगा। और मैं बार बार कह रहा हूं, किसी बच्चे ने अगर प्रोबेबिलिटी से पहले मेरे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले लेक्चर नहीं देखे हों तो पहले उनको देख के आ जाओ, फिर यहां आ जाना। 20 में से 6 को चूज करना है, तो 20C6 आ गया मेरा। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन चूज हो गए 20C6। 20C6 का मतलब क्या हुआ? 20 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 20 माइनस 6 फैक्टोरियल, मतलब 20 फैक्टोरियल को, और ये तो 14 फैक्टोरियल हो गया, 20 फैक्टोरियल को मैं लिख लूँ 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल अपॉन, ये क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल गया। ठीक है बेटा, ऊपर क्या लिख लो? 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15। 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है बेटा, 6 3 जा 18 और ये 3 से 3 चला गया, 5 3 जा 15, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, तो क्या बच गया? 20 इंटू 19 इंटू 17 और ये इंटू 6, 120 इंटू 19 इंटू 17। ठीक है, यहां से इसको कैलकुलेशन कर लेना बेटा। कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा 38760, 38760 आ जाएगा। अब ये तो हो गई नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जो वो चूज कर सकता है। इफ दीज 6 नंबर मैच विद द 6 नंबर ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉटरी कमेटी, तो वो जीत जाएगा। तो बेटा लॉटरी कमेटी ने तो एक ही कॉम्बिनेशन तो फिक्स किया होगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी हो गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हो गई बेटा 1/38760। तो वो ऐसी लॉटरी ना ही खेले तो फायदा है। 38,760 में से एक चांस है उसके जीतने का, तो क्यों वो पैसे खराब कर रहा है? ठीक है भाई, कमेटी ने तो एक ही तो फिक्स किया है, तो फेवरेबल आउटकम 1 हो गया, टोटल आउटकम 38,760, 38,760। तो व्हाई शुड ही प्ले दिस? ही शुडंट। नेक्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पीए एंड पीबी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड और नोट। आपको बताना है जो आपको गिवन प्रोबेबिलिटीज हैं ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड हैं कि नहीं हैं। तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दी 0.5, प्रोबेबिलिटी आपको बी दी 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये दी है 0.6। तो बेटा आप जानते हो कि कोई भी इवेंट ई है जो कि सबसेट है एफ का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ए और बी की दोनों की ही प्रोबेबिलिटी से कम या उसके बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहां पर देखोगे क्योंकि भाई ए इंटरसेक्शन बी क्या है? सबसेट ऑफ ए है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बट यहां पे तो ज्यादा है, तो ये क्या है? ये प्रोबेबिलिटी नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड हो गई, नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ये बात ही यहां पर मेरी गलत है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखो इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे रहा है 0.5, वही आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दी 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दी आपको 0.8। अब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दिस शुड बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी,
और ये यहाँ पे मेरा सच्चाई भी मेरे को दिख रही है, तो ये प्रोबेबिलिटी कंसिस्टेंटली डिफाइंड होगी, ये यहाँ पर कंसिस्टेंटली डिफाइंड है। ठीक है, ये ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी जो है बेटा, दिस शुड बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्लियर है? नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्लैंक्स फिलअप करने हैं। तो आप फॉर्मूला जानते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूला से ये हो जाएंगे। तो इसमें ए यूनियन बी ही निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/15, मतलब 15, 5 प्लस 3 माइनस 1, 7/15। यहां आ गया 7/15। क्लियर? फिल इन द ब्लैंक्स में पहला आ गया 7/15। अगले में तुम्हें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। ए यूनियन बी दिया तुम्हें 0.6 इक्वल टू 0.35 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो निकालना ही है माइनस 0.25। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी 0.25 गिवन है। तो यहां से मैं देखूं 0.6 इक्वल टू 55 और ये हो जाएगा 0.6। ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये आ गया बेटा मेरा। अरे सॉरी, ये माइनस है, यहां पर मैंने ऐड कर दिया, माइनस है तो ये क्या हो जाएगा 0.10। 0.35 में से 0.25 घटाओगे 0.10, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी 0.6 माइनस 0.1, मतलब आ जाएगी 0.5। क्लियर है बेटा? देख लो, इन दोनों को ऐड करना, ये सब्ट्रैक्ट करना, तुम्हारे पास 0.6 आना ही चाहिए, वो हो ही गया है वेरीफाई। नेक्स्ट अगर तुम्हें निकालना हो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालनी है, मतलब 0.5 प्लस 0.35 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.7। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बराबर है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब इसमें से क्या आ जाएगा, 0.5 और 0.35 को ऐड करोगे तो 0.85 माइनस 0.7 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगी 0.15। तो पहले में 7/15, दूसरे में 0.5, तीसरे में 0.15। क्लियर है आपका केस? नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दे दी बेटा 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे दी आपको 1/5। निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। ए और बी का मतलब होता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप बोलोगे सर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी तो दी ही नहीं। बेटा ये कह रहा है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं, मतलब साफ है ए इंटरसेक्शन बी इज फाई, ए इंटरसेक्शन बी फाई है। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो हो गई 0, इसको भुला दो, ये हो गई आपकी 0। ठीक है, इसको भुला दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/5 प्लस 1/5, मतलब 4/5। सिंपल। ये तुम्हें करके भी बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे 0 आ जाती है। नेक्स्ट, गिवन ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट पी ई इक्वल टू 1/4, पी 1/4 दी है, पी एफ 1/2, पी ई एंड एफ 1/8। ई एंड एफ मतलब पी ई इंटरसेक्शन एफ आपको दिया है 1/8। फाइंड पी ई और एफ, पी ई और एफ प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई या एफ होने की, मतलब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ये क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये सारी वैल्यूज आपको दी हैं। ई की वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 माइनस 1/8। 8 एलसीएम 2 प्लस 4 माइनस 1 मतलब 5/8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ मतलब ई यूनियन एफ हो गई आपकी 5/8। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई
नोट ई एंड नोट एफ, ना ही ई और ना ही एफ उनका भी इंटरसेक्शन। अगर वेन डायग्राम में ध्यान से देखो, ई के ना होने का मतलब क्या हुआ बेटा, ये ई है ये एफ है, ई के ना होने का मतलब ये सारा बाहर का, ठीक है, एफ के ना होने का मतलब ये सारा बाहर का, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, ई और एफ के बाहर का पूरा, ई और एफ के बाहर का पूरा, मतलब नोट ई एंड नोट एफ का मतलब क्या हुआ, पूरी जो यूनिवर्सल में से यूनियन हटा दो, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। नोट ई एंड नोट था तो और वाले केस में चले जाएंगे, 1 माइनस और वाला केस, और ये निकाल चुके तुम 1 माइनस 5/8 बराबर 3/8। बेटा ये ध्यान से समझे कि नहीं समझे, मुझे बताओ, ये बात ध्यान से समझे कि नहीं समझे। एक बार दोबारा वेन डायग्राम दिखा देता हूं, देखो ये तुम्हारा कोई भी यूनिवर्सल सेट है, सेट के टर्म्स में लो, ये ए सेट है, ये बी सेट है। नोट ए का मतलब रेड कलर को देखना, नोट ए का मतलब ए से बाहर का सब कुछ, ठीक है। नोट बी का मतलब ग्रीन कलर देखना, बी से बाहर का सब कुछ, बी से बाहर का सब कुछ, बी से बाहर का सब कुछ। और इनका इंटरसेक्शन देखोगे तो आपको पता चल रहा है ए यूनियन बी के बाहर का सारा कुछ ये दोनों मर्ज कर रहे हैं, इसीलिए नोट ई एंड नोट एफ का हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। क्लियर है, ये काम का है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इवेंट ई एंड एफ आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई और नोट एफ, नोट ई और नोट एफ की प्रोबेबिलिटी दी आपको, नोट ई और नोट एफ, ये प्रोबेबिलिटी आपको दी 0.25। नोट ई और नोट 2f, या तो नोट ई में बिलोंग कर रहा है या नोट एफ में बिलोंग कर रहा है। इस नोट ई और नोट एफ का मतलब क्या होगा बेटा, इसका मतलब होगा, अब एंड वाले से और में गए थे, अब और वाले से एंड में चले जाना, इसका मतलब होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। नोट ई और नोट एफ ध्यान से देख लो, ये ई ये एफ, नोट ई का मतलब हुआ ये ई के बाहर का सब कुछ, और नोट एफ इसके बाहर का सब कुछ। इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसमें से इंटरसेक्शन वाली घटा देंगे, इंटरसेक्शन किसी में भी नहीं आ पाया तो इंटरसेक्शन वाली को घटा देना, ठीक है। ये आपको दिए 0.25, तो यहां से क्या आ गया, 1 माइनस 0.25 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गई आपके पास बेटा 0.75। अब ई इंटरसेक्शन एफ आने के चांसेस 0.75 हो गए, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाती 0, तो दिस इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बेटा, ठीक है। ध्यान से समझ आ गया ये। अगला क्वेश्चन देखो, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दिया। आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ए होती है बेटा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मीनिंग 1 माइनस 0.42 माने 0.58, ये आ गई आपकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट बी। नोट बी की प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बेटा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब 1 माइनस 0.48 मतलब 0.52। क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.42 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.48 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब माइनस 0.16। कितना आएगा 0.90 माइनस 0.16, ये आ जाएगा 0.74। 0.74। इतने सिंपल से सवाल है बेटा,
और बच्चे कहते रहते सर प्रोबेबिलिटी से डर लगता है, प्रोबेबिलिटी के आंसर नहीं आ रहे, एकदम सिंपल सिंपल आंसर आते जा रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, इन क्लास 11th ऑफ अ स्कूल 40% स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, 30% स्टडी बायोलॉजी। भाई 100 बच्चों में से 40 मैथ्स पढ़ रहे हैं, अगर मैं 100 में से काउंट कर लूं, 30 बायो पढ़ रहे हैं, 10% दोनों पढ़ रहे हैं, इनका इंटरसेक्शन। ठीक है, तो किसी एक बच्चे को सेलेक्ट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स वाला बच्चा आने की कितनी हो जाएगी? 40/100 मतलब 0.4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो वाला बच्चा आने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिनोट कर रहा हूं, 30/100 0.3। ठीक है, 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन बायो करूं तो वो हो जाएगी 0.1। इफ अ स्टूडेंट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, आपको बताना है कि मैथ्स या फिर बायो पढ़ रहा है, मतलब इनका यूनियन बताना है। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ 0.4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बायो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन बायो, 0.7 माइनस 0.1 इक्वल टू 0.6। हो गया एकदम। नेक्स्ट, in an entrance test that is graded on the basis of 2 examination, the probability of random choosing student passing the first examination, स्टूडेंट ने फर्स्ट एग्जामिनेशन को पास कर लिया, फर्स्ट एग्जामिनेशन को पास किया, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सेकंड एग्जामिनेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सेकंड एग्जामिनेशन इज 0.7। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम, उनमें से एक को पास कर ले, एट लीस्ट वन को, या तो एक को या दूसरे को या दोनों को, एट लीस्ट वन। मतलब आपको दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग फर्स्ट यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सेकंड, भाई या तो इसको पास करेगा या इसको पास करेगा या फिर दोनों को ही पास कर लेगा। क्लियर है? ये आपको दे दी है 0.95। What is the probability of passing both? तो probability of passing first union passing second, ये होती है probability of passing first plus probability of passing second minus probability of passing first intersection passing second। ये आपको निकालना है बेटा। ये आपको दिया 0.95 इक्वल टू 0.8 प्लस 0.7 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड। तो दोनों को पास करने की, यूनियन सेकंड को पास करने की, ये कितना हो गया? 1.5 माइनस 0.95, ये आ गया 0.55। क्लियर? ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई बेटा। सिंपल है। एटलीस्ट वन का मतलब है या तो पहला पास करे या दूसरा पास करे या दोनों को पास कर ले, मतलब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी दी है आपको। नेक्स्ट बेटा, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको दी 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर, ना ही तुम्हारा हिंदी में पास करे ना ही तुम्हारा इंग्लिश में पास करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिंदी एंड नॉट इंग्लिश, ठीक है, ये आ जाएगी 0.1। नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, किसी को भी किसी में भी पास कर रहा, नोट हिंदी एंड नोट इंग्लिश, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? नोट हिंदी वाले का आप और में चले जाएंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन, सॉरी ई क्यों लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मैथ्स और हिंदी को डिनोट, इंग्लिश और हिंदी को डिनोट कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा बेटा? नोट हिंदी एंड नोट इंग्लिश है, तो यहां पर क्या आ जाएगा तुम्हारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट और में जाना है, और में जाना है मतलब यूनियन में जाना है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर हिंदी नोर इंग्लिश, ये है तुम्हारे पास 0.1, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी एच यूनियन ये आ जाएगी 0.9। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का यूनियन आपके पास 0.9 आ गया बेटा। अब तुम्हें क्या कह रहा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पास, अच्छा, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पासिंग द इंग्लिश एग्जामिनेशन इज, इंग्लिश की दी है प्रोबेबिलिटी 0.75। अब कह रहे हैं हिंदी एग्जामिनेशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है,
तो क्या आएगा, हिंदी यूनियन इंग्लिश बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। आपको हिंदी वाला निकालना है, इसमें वैल्यू पुट करो 0.9 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इंग्लिश का पास करने की 0.75 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी माइनस इसका प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन की, ये दी है आपको 0.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी आ गया यहाँ से 0.9 माइनस 0.25। ठीक है, तो हिंदी का एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.65। ठीक है, 65% चांसेस हैं कि हिंदी का एग्जामिनेशन पास कर लेगा। नेक्स्ट, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी। एनसीसी को मैं ए बोल देता हूं, एनएसएस को मैं बी बोल देता हूं। ठीक है, 30 स्टूडेंट ने आपका ऑप्ट किया है बेटा एनसीसी, एनएसएस ऑप्ट किया है 32 ने, और दोनों को ऑप्ट किया है 24 ने। अगर किसी भी बच्चे को एक को सेलेक्ट करूं तो स्टूडेंट ऑप्टेड एनसीसी और एनएसएस, मतलब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब 30/60। भाई एनसीसी वाले बच्चे को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालोगे तो क्या हो जाएगी 30/60। एनएसएस वाले बच्चे को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी 32/60 एनएसएस वाले बच्चे को बी में, और दोनों को ए इंटरसेक्शन बी ये हो जाएगी 24/60। तो आपको ए यूनियन बी बताना है। ए की प्रोबेबिलिटी 30/60 प्लस बी की प्रोबेबिलिटी 32/60 माइनस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 24/60। यहां से आ जाएगा अपॉन 60, 30 और 32 बेटा आपका 62 माइनस 24, ये आ जाएगा 38। ठीक है, यहां से आ गया 19/30, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब अगला क्या पूछ रहा है, स्टूडेंट ऑप्टेड नीदर एनसीसी नोर एनएसएस, नीदर ए नोर बी, ना ही ए ना ही बी, मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। भाई नीदर ए एंड नीदर बी, एंड से और वाले केस में जाना है 1 माइनस। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस 19/30 इक्वल टू 11/30। ऐसे में कभी भी कंफ्यूजन हो तो वेन डायग्राम बना के एक बार देख लेना। ठीक है, स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, तो आपको निकालनी है कि जिसने एनएसएस लिया हो बट एनसीसी ना लिया हो। तो ए तुम्हारा एनसीसी है, बी तुम्हारा एनएसएस है, ए लिया हो बट बी ना लिया हो, तो ये निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बट नोट बी। ए बट नोट बी का मतलब क्या हुआ बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उसमें से घटा दो, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट घटा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अच्छा यहां पे पूछा है तुमसे एनएसएस बट नोट एनसीसी, तो तुमसे पूछा बी बट नोट ए, बी बट नोट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में से इंटरसेक्शन वाला घटाना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तुम्हारे पास 32/60। ठीक है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 24/60, यहां से आ गया 8/60 मतलब 2/15। ये हो गई आपकी बेटा एक्सरसाइज 16.3। इतने सिंपल से क्वेश्चन थे, एक बार घर जाके और कर लोगे हमेशा के लिए आ जाएंगे। दिमाग के दरवाजे खुले रखने वो इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। अड्डा 24/7 के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी वीडियो हेल्प कर रही हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तब तक के लिए मुस्कुराते रहो। आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा। जय हिंद, जय भारत।